जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं वीरेंद्र सिंह सिसोदिया आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं कक्षा 10वीं के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूं जो कि त्रैमासिक परीक्षा में पूछे जाने की संभावना पूरी बनती है। अतः आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनिए। ठीक है, AP यानी एक समांतर श्रेणी दी है तो इसका सार्वंतर क्या होगा। इसके ऑप्शन दिए आपको, तो इसका सार्वंतर होगा -2 यानी आपका ऑप्शन नंबर ए, ये सही होगा। अगला क्वेश्चन है, बहुपद x² - 3 के शून्यक होंगे, है ना। तो इसके ये 4 ऑप्शन दिए, इसमें से ऑप्शन नंबर अ वाला जो है वो आपका सही है, ±√3। समीकरण दिया है x² + 1 का होल स्क्वायर -x² = 0, है ना। तो इस समीकरण के लिए क्या पूछा है, इसने 4 ऑप्शन दिए। इसके 4 वास्तविक मूल होंगे, के 2 वास्तविक मूल हैं, के कोई वास्तविक मूल नहीं है, या फिर इस समीकरण का एक वास्तविक मूल है। तो इसका सही आंसर होगा इस समीकरण का कोई भी वास्तविक मूल नहीं, ऑप्शन नंबर स, ये आपका करेक्ट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, त्रिभुज DEF और ABC में कोण B बराबर है कोण E के तथा कोण F बराबर है कोण C के, तथा इसने दिया AB बराबर है 3 गुणित D, यानी कि एक त्रिभुज ABC है, इसकी जो भुजा AB है वो त्रिभुज DEF की भुजा DE की 3 गुनी है ना, इसके बराबर, तब त्रिभुज होगा। क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर कोण B और E बराबर है। ठीक है भैया, संगत कोण तो बराबर है, कोण F और C ये भी बराबर है, लेकिन यहाँ पर दोनों भुजाएं बराबर नहीं हैं। तो यानी कि ये त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा, लेकिन सर्वांग नहीं होगा। अगर ये यहाँ पर 3 नहीं होता, केवल AB बराबर DE होता, तो दोनों त्रिभुज है ना, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF ये समरूप भी होते और सर्वांग भी होते, लेकिन यहाँ पर संगत कोण तो बराबर है, लेकिन संगत भुजाएं बराबर नहीं है, इसलिए त्रिभुज सर्वांग नहीं होगा। तो ये ऑप्शन कहाँ है, देखें, त्रिभुज सर्वांग परंतु समरूप नहीं, ये तो नहीं हो सकता भैया, क्योंकि दोनों त्रिभुज समरूप है परंतु सर्वांग नहीं है। तो यानी कि आपका आंसर जो आंसर वो ब होगा। ठीक है, अगला देखते हैं समीकरण x² + x - 2 = 0। तो इस समीकरण के लिए पूछा है कि 4 वास्तविक मूल हैं, या इस समीकरण के 2 वास्तविक मूल हैं, या इस समीकरण का कोई भी वास्तविक मूल नहीं है, या इसका एक वास्तविक मूल है। तो इसका ये जो समीकरण है इसके 2 वास्तविक मूल होंगे। क्या होंगे, के 2 वास्तविक मूल हैं। ठीक है भैया, अगला दिया आपको, यदि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, तो समीकरण निकाय a1x + b1y + c1 = 0 एंड अगला दिया a2x + b2y + c2 = 0 का क्या होगा। इस समीकरण का एक अद्वितीय हल होगा, या कोई हल नहीं होगा, या अंततः अनेक हल होंगे, या इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं कंडीशन a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, यानी कि क्या होगा, अनंततः अनेक हल होंगे। तो यानी कि इसका ऑप्शन स सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है, 4 और 7 का महत्तम समावर्तक अर्थात HCF क्या होगा। तो 4 और 7 मतलब एक सम संख्या एक विषम संख्या है, इनका महत्तम समावर्तक क्या होगा, 1 होगा। जब भी एक सम संख्या हो तो एक विषम संख्या हो तो उसका महत्तम समावर्तक हमेशा 1 होगा। ठीक है, अगला देखते हैं, यदि रैखिक समीकरणों का कोई युग्म संगत है तो इसके आलेख की रेखाएं होगी। देखिए संगत, तो संगत कब होगा, एक अद्वितीय हल हो या अनंततः अनेक हल होते हैं, यानी कि रेखाएं कैसे होगी, या तो प्रतिच्छेदी या संपाती होगी, है ना। यानी कि आपका आंसर क्या होगा, स वाला होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है, एक शब्द में या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है, समरूप आकृतियों का एक उदाहरण दीजिए। तो समरूप आकृतियाँ कौन सी होती, तो जितने भी वृत्त होते हैं सभी वृत्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं। सभी वर्ग भी क्या होते हैं, समरूप होते हैं। और जितने भी समबाहु त्रिभुज है वो सभी भी क्या होंगे, समरूप होंगे। ठीक है ना। तो यानी कि समरूप आकृतियों के उदाहरण के लिए आप लिख सकते हैं या तो सभी वृत्त, या सभी वर्ग, या सभी समबाहु त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होते हैं। ठीक है, रैखिक समीकरण युग्म a1x + b1y + c1 = 0 एंड अगला दिया है a2x + b2y + c2 = 0 के कोई हल नहीं का प्रतिबंध, मतलब इस समीकरण निकाय का कोई भी हल नहीं हो उसका प्रतिबंध लिखना है। तो हल ना हो तो इसके लिए प्रतिबंध बनेगा a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है, क्या है, a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, तब समीकरण निकाय का कोई भी हल नहीं होगा। और रेखाएं कैसी होगी, समांतर, लेकिन अपने रेखाओं के बारे में तो पूछा नहीं है। ठीक है, ये प्रतिबंध हो गया। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, दो आकृतियाँ जिनके आकार समान है
परंतु आवश्यक रूप से आमाप समान न हो क्या कहलाती? मतलब ऐसी दो आकृतियाँ जिनका आकार तो समान हो लेकिन आमाप समान न हो तो क्या कहलाएगी? तो ये वे आकृतियाँ कहलाती समरूप। क्या कहलाएगी? समरूप। तो आकृतियाँ क्या कहलाती? समरूप आकृतियाँ कहलाती। ठीक है। अगला, पाइथागोरस प्रमेय का कथन लिखिए। आपसे यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय का कथन पूछा गया है। तो पाइथागोरस प्रमेय का कथन क्या है? समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग उसकी अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। याद कर लीजिएगा, अति महत्वपूर्ण है। समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग उसकी अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्विघात समीकरण के विविधकर का मान लिखिए। तो ये समीकरण दिया आपको x² + x + 1 = 0, इसके विविधकर का मान याद करना है। तो इसका विविधकर का मान कितना होगा? -3 होगा, है ना। इसको मैं सॉल्व करके भी बता सकता हूँ, लेकिन अभी ऑब्जेक्टिव में समझाऊंगा सॉल्व करके तो आपका वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, है ना, फिर कभी देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला दिया है द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखिए। कौन सा? द्विघात समीकरण, है ना, या वर्ग समीकरण भी कह सकते हैं। द्विघात समीकरण को वर्ग समीकरण भी कहते हैं। इसका मानक रूप क्या होगा? ax² + bx + c = 0, जहाँ a का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यह है द्विघात समीकरण या वर्ग समीकरण का मानक रूप या सामान्य रूप या व्यापक रूप। ax² + bx + c = 0, जहाँ a का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगला दिया है रेखिक समीकरण का सामान्य या फिर मानक रूप लिखिए। इस बार रेखिक समीकरण पूछा, तो रेखिक समीकरण के लिए अपन लिखेंगे ax + by + c = 0। ये दो चर वाला रेखिक समीकरण का व्यापक रूप लिखा अपने, है ना। रेखिक समीकरण का सामान्य रूप या फिर मानक रूप या व्यापक रूप। तो ax + by + c = 0, ये रेखिक समीकरण, दो चरों वाले रेखिक समीकरण का व्यापक रूप लिखा है अपना। ठीक है। अगर, है ना, इसमें भी अगर आप चाहें, एक तो रेखिक समीकरण ये भी हो गया दो चर वाला, या एक चर वाला रेखिक समीकरण लिखना चाहे तो अपन लिख सकते हैं ax + b = 0। लेकिन इसने यहाँ पर चरों का तो उल्लेख नहीं किया। अगर आप ये लिखते हो तब भी सही माना जाएगा और ये लिखते हो तब भी सही माना जाएगा, क्योंकि आपके जो चैप्टर है दो चर वाला रेखिक समीकरण है, उसके हिसाब से आपको ये आंसर लिखना चाहिए। चलिए अगला क्या है? समीकरण y = 3x + 5 में यदि y = 2 हो तो x का मान क्या होगा? यानी कि समीकरण में अगर हम y के स्थान पर 2 रख दे तो x का मान क्या होगा? तो x का मान क्या आएगा? x = -1, x = -1। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? AP, है ना, यानी कि समांतर श्रेणी 4, 6, 8 40। तो इस समांतर श्रेणी में पदों की संख्या पूछी। टोटल कितने पद होंगे? तो इसमें पदों की संख्या कितनी होगी? 19। टोटल कितने पद होंगे? 19 पद होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? द्विघात बहुपद x² + bx + c, x² + bx + c के शून्यकों का योगफल क्या होगा? है ना, तो ये क्या है? एक द्विघात बहुपद है, x² + bx + c के शून्यकों का योगफल। तो आप ध्यान रखना इसके, इस बहुपद के शून्यकों का योगफल क्या होगा? -b/a। क्या होगा? -b/a। ये क्या है? शून्यकों का योग या शून्यकों का योगफल। ax² + bx + c, तो इसके शून्यकों का योगफल होगा -b/a। ठीक है। चलिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुपद x² + 4x + 8 के शून्यकों का योग क्या होगा? तो अभी आपने देखा, देखिए यहाँ पर क्या था? शून्यकों के योगफल का सूत्र क्या था? -b/a। तो इस प्रकार यहाँ पे क्या होगा? x² + 4x + 8 के शून्यकों का योग क्या होगा? तो इसका भी क्या बनेगा? -b/a, यानी कि इसका आंसर आएगा -4। क्या आएगा? -4, क्योंकि a 1 बन जाएगा और b कितना होगा? माइनस, है ना, +4 है और इस सूत्र के हिसाब से माइनस लग जाएगा। तो -4/1, यानी कि कुल मिला के आंसर क्या आएगा? -4। चलिए √2 क्या है? √2 एक रिक्त स्थान संख्या है। तो √2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या। क्या आएगा? अपरिमेय। √2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है ना, अक्सर पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए एलसीएम गुणित HCF, है ना, एलसीएम गुणित HCF बराबर क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, आपका सूत्र बनता है एलसीएम गुणित HCF बराबर संख्याओं का गुणनफल। तो यहाँ पर संख्या क्या दी? a और b, तो यानी कि यहाँ क्या आ जाएगा? a गुणित b। आपका सूत्र है कि एलसीएम गुणित HCF बराबर क्या होता है? संख्याओं का गुणनफल, मतलब पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या। तो यहाँ पे संख्या क्या दी आपको? a और b, है ना। किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक के लिए, तो यहाँ पे दो पूर्णांक यानी जो दो संख्या a और b, तो इसके लिए लिखना है तो आएगा सूत्र HCF इंटू एलसीएम, मतलब एलसीएम इंटू HCF बराबर क्या होगा? a गुणित b। ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक रिक्त स्थान शून्य हो सकते हैं। द्विघात बहुपद है तो द्विघात बहुपद यानी कि इसकी घात अधिकतम घात कितनी होगी, 2 होगी, तो इसके अधिकतम कितने शून्य होंगे, 2 शून्य होंगे। कितने होंगे, 2 शून्य। अगर त्रिघात बहुपद होता है कितने शून्य होते, 3, है ना। सीधी बात, जितने घात होगी उतने उसके शून्य होंगे। तो यहाँ पर द्विघात बहुपद है तो अधिकतम कितने शून्य हो सकते हैं, 2 शून्य हो सकते हैं। ठीक है। समांतर श्रेणी 4, 6, 8, 10 का 10वां पद होगा, है ना। तो इसका 10वां पद आपको ज्ञात करना है। तो सीधी सी बात है, इसका 10वां पद क्या हो जाएगा, सूत्र बनता है, इसको मैं सॉल्व करके बता देता हूँ, या आपको डायरेक्ट आंसर चाहिए तो वो भी बता सकता हूँ, है ना। तो इसका 10वां पद बनता है a + 9d। तो a कितना है यहाँ पर, a बोले तो 2 है ना। 9 × d, d मतलब इनमें सार बनता है, डिफरेंस कितने का है, 2 2 का है। तो यानी कि इसका जो आंसर आएगा कितना आएगा, 20 हो जाएगा। 9 दूनी 18 और 2 20, यानी कि 2, 4, 6, 8 डैश 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 डैश, ये एक समांतर श्रेणी, इसका 10वां पद क्या होगा, तो इसका 10वां पद होगा 20। आप डायरेक्ट आंसर लिख देना 20। ठीक है। चलिए अगला है भाज्य बराबर भाज्य गुणित भागफल प्लस रिक्त स्थान। क्या आएगा यहाँ पे, शेषफल आएगा। क्या आएगा, शेषफल। क्या आएगा, है ना, ये सूत्र है, भाज्य बराबर भाज्य गुणित भागफल प्लस शेषफल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा आपसे, सभी वृत्त या फिर सभी वर्ग या प्रत्येक संभव त्रिभुज रिक्त स्थान होते हैं। तो अभी अपन पहला ही क्वेश्चन लिखा था अपनों ने यहाँ पर, है ना, कि सभी वृत्त या सभी वर्ग या प्रत्येक संभव त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। क्या होते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा समरूप। समरूप, है ना। एक शब्द वाले में पहला ही क्वेश्चन था कि समरूप त्रिभुजों के उदाहरण दीजिए, है ना, समरूप आकृतियों का एग्जाम्पल दीजिए। तो समरूप आकृतियों हमने लिखा था सभी वृत्त या सभी वर्ग या सभी संभव त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो वही क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन, यदि द्विघात समीकरण x² + bx + c = 0 का विविध कर ऋणात्मक है तो समीकरण के मूल होंगे। चूँकि ये एक वर्ग समीकरण दिया है ना, इसका विविध कर ऋणात्मक होगा, यानी कि ऋणात्मक होगा, यानी विविध कर का मान क्या होगा, 0 से छोटा होगा, तब समीकरण के मूल होंगे। क्या होंगे, कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा, है ना। क्या होगा, कोई भी वास्तविक मूल नहीं, है ना। मतलब ये जो द्विघात समीकरण x² + bx + c = 0, इसका कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा, या इसका, है ना, कोई भी वास्तविक मूल नहीं होंगे। चलिए अब सही जोड़ी देख लेते हैं। चलिए क्या दिया, x + b, ax + b, है ना। तो x + b क्या है, ये एक रेखिक बहुपद है। क्या है, रेखिक बहुपद, यानी कि पहले का ये हो जाएगा, तो इसको अपन पहला नंबर दे देते हैं। ठीक है। अगला है श्रेणी 3, 5, 7, 9 में सारवंतर है। सारवंतर मतलब इनमें डिफरेंस कितने का है ना, तो 2 का अंतर है, 2 2 का डिफरेंस है। तो यानी कि देखो 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9, मतलब इनमें डिफरेंस कितने का है, 2 2 का है, यानी इसका सारवंतर कितना होगा, 2 होगा, यानी कि f, है ना। तो ये सेकंड का आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला क्या है, 2x + 3y = 5 के हलों की संख्या, है ना। तो ये क्या, 2 चर वाला एक रेखिक समीकरण है, इसमें x और y 2 चर है, तो यानी कि इसके अंततः अनेक हल होंगे। कितने, अनंत, यानी कि ये तीसरे का आंसर हो जाएगा, अनंत हल होंगे। चलिए चौथा क्या है, x⁻3, तो x⁻3 क्या है, त्रिघात बहुपद, है ना, 3 घात वाला बहुपद है, तो ये चौथे का आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला देखते हैं पांचवा, ax² + bx + c = 0 का विविध कर। तो इसका विविध कर का सूत्र क्या है, ये रहा b² - 4ac, ये विविध कर का सूत्र है ना। तो ये पांचवा। और लास्ट बचा है श्रेणी a + d, a + 2d, a + 3d डैश 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 का nवां पद, है ना। तो यानी कि एक समांतर श्रेणी, और समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करने का फार्मूला क्या है, ये है a + n - 1 × d, यानी कि ये आपका छठे का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपकी सही जोड़ी कंप्लीट हो गई है। चलिए अब देखते हैं अपन सत्य असत्य देखते हैं। सत्य असत्य की बात करते हैं। तो पहला क्या है, एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है, ये सत्य है। क्या है, सत्य है। ठीक है। अगला क्या है, घात 1 के बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं, नहीं, एक घात के बहुपद को तो रैखिक बहुपद कहते हैं, है ना। और ये द्विघात बहुपद किसे कहते हैं, 2 घात वाले को। तो इसने बोला एक घात, घात 1 के बहुपद को द्विघात, तो ये तो असत्य है। चलिए अगला क्या, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, हाँ, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। अगला क्या है, सभी
सर्वांग आकृतियाँ समरूप होती, सभी सर्वांग आकृतियाँ समरूप होती, परंतु इसका विलोम सत्य नहीं थी। ये भी सत्य है। सर्वांग आकृतियाँ समरूप हो सकती है, लेकिन समरूप आकृतियाँ सर्वांग हो ये अनिवार्य नहीं है। तो ये सत्य हो गया। अगला क्या है, एक द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 में दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा है। बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि विविध कर का मान अगर 0 से छोटा है तो कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा। जिसने क्या बोला, दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे, ये भी क्या हो गया आपका असत्य हो गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। इस स्थिति में रेखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 संगत होता है। तो देखिए a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो इस स्थिति में ये जो समीकरण युग्म है वो संगत होता है। हाँ सत्य है। ठीक है, सत्य है। क्यों, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 यानी कि समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल होगा, और अद्वितीय हल होगा यानी कि समीकरण युग्म क्या होगा, संगत होगा। तो ये सत्य हो गया। अगला क्या है, बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यकों का गुणनफल c/a है। हाँ, शून्यकों का गुणनफल c/a होता है, ये सूत्र याद रखिएगा। सही, चलिए ये भी सत्य हो गया ना। अब अपन देख लेते हैं 2-2 नंबर वाले कुछ क्वेश्चन हैं। 2 नंबर संबंधित कुछ अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इनको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इनके एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना पूरी 100%। क्या पहला क्वेश्चन, जांच कीजिए कि 3x प्लस 1 इंटू 2x माइनस 3 इक्वल टू 2x माइनस 5 इंटू 2x माइनस 1 द्विघात समीकरण है या नहीं। आपसे पूछा गया है कि ये एक द्विघात समीकरण है या नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अपना ऐसा कैसा यहाँ उतार लिया है। ठीक है, पहले 3x का इंटू इस पूरे में होगा, है ना, इंटू मतलब गुना होगा, है ना। तो 3 दूना 6 और x का गुना x में होगा क्या हो जाए एक्स स्क्वायर, फिर प्लस का गुना माइनस में होगा माइनस 3 तिया 9, साथ में यहाँ x था तो ऐसा का ऐसा। अभी 3x का इंटू हो गया, अब कौन बचा +1, अब +1 का इंटू करते इस पूरे, तो प्लस का इंटू प्लस में होगा प्लस, और 1 का इंटू 2x में होगा तो ऐसा का ऐसा, प्लस का इंटू माइनस में होगा तो माइनस, और 1 का इंटू 3 में होगा तो 3 ऐसा का ऐसा। ठीक है, चलिए इक्वल टू का चिन्ह ऐसा कैसा लगा दीजिए। फिर इधर जैसा किया है सेम टू सेम इधर भी करना है ना। यहाँ पर ये दोनों ब्रैकेट लगे हैं, ब्रैकेट के बीच में कोई चिन्ह नहीं, मतलब क्या करना, गुणा करना, इंटू करना है। तो सर्वप्रथम 2x का इंटू इस पूरे में करते हैं। ठीक है, तो देखिए 2x का इंटू इस पूरे में करते हैं, तो 2 का इंटू 2 में होगा 4, और x का इंटू x में होगा क्या हो जाए, x की घातें जुड़ जाएगी, क्या हो जाए एक्स स्क्वायर हो जाए। यहाँ 1 और 1 कितने होगी, 2, मतलब एक्स स्क्वायर हो जाए। चलिए यहाँ पे इंटू हो गया, अब यहाँ पे करते हैं, तो प्लस का इंटू माइनस में होगा तो माइनस, और 2 का इंटू 1 में होगा 2 ऐसा का ऐसा, और साथ में कौन है एक्स, है ना। 2 का इंटू 1 में होगा 2 और x ऐसा का ऐसा। 2x का इंटू इस पूरे में हो गया। अब किसकी बारी, -5 की, है ना। तो अब -5 का इंटू करते हैं। चिन्हों का ध्यान रखिएगा आप, सबसे पहले चिन्हों को लेकर चलना। माइनस का इंटू प्लस में होगा क्या आएगा माइनस, और 5 का इंटू 2 में होगा तो 10, साथ में कौन है एक्स, वो ऐसा का ऐसा। माइनस का इंटू हम माइनस में क्या हो जाएगा प्लस, और 5 का इंटू 1 में होगा 5 ऐसा का ऐसा। चलिए अगली स्टेप देखिए, यहाँ पर 6x स्क्वायर, स्क्वायर वाला पद और है क्या, इधर नहीं है, तो ऐसा का ऐसा लिख दीजिए। अब ये भी x है, ये भी x है ना, ये 9x और ये 2x, दोनों x है, यानी कि एक जाति के इनमें संबंध बनेगा। संबंध बनेगा मतलब या तो प्लस होगा या फिर माइनस। अब देखिए यहाँ पे चिन्ह क्या है, अलग अलग, ये संख्या प्लस की और ये माइनस की, अलग अलग है, तो क्या होगा माइनस होगा। जब भी विपरीत चिन्ह होते हैं, अलग अलग चिन्ह होते हैं तो माइनस होता है। 9 में से 2 गया तो 7 बचा, और जब भी आप घटाओगे चिन्ह कौन सा लगेगा, बड़ी संख्या के सामने का। आप जब भी माइनस करते हैं और जो संख्या बचेगी उसके साथ चिन्ह कौन सा लगेगा, बड़ी संख्या के सामने का। तो बड़ी संख्या 9 है, उसके साथ माइनस, इसलिए माइनस, है ना। मतलब 9 में से 2 गए तो 7, और x साथ में है ही, वो तो लिखना ही है आपको। पहले माइनस थी ऐसा का ऐसा, इक्वल टू का चिन्ह लगा दीजिए। इधर चलते हैं एक्स स्क्वायर वाला, तो स्क्वायर वाला पद और है इधर नहीं है, तो ऐसा कैसा लिख दीजिए 4x स्क्वायर। ये भी x है, ये भी x, दोनों x है, मतलब एक जाति के, इनमें संबंध बनेगा। अब क्या संबंध बनेगा, एक जैसे चिन्ह है दोनों के साथ, तो एक जैसे चिन्ह क्या होगा, प्लस होगा, मतलब जोड़ हो जाए। 10 और 2 12x, और चिन्ह कौन सा लगा जो दोनों के साथ है, कौन सा है, माइनस है ना, तो माइनस। जब भी आप प्लस करते हैं चिन्ह कौन सा लगाओगे, जितनी संख्याओं का आपने प्लस किया उनके साथ जो चिन्ह वो लगेगा। हमने 10 और 2 दोनों को प्लस किया तो चिन्ह कौन सा लगा, दोनों के साथ वाला, कौन सा, माइनस है, इसलिए माइनस लग जाएगा। तो जो प्लस का 5 ऐसा का ऐसा, है ना। एक जैसे चिन्ह होते हैं तो प्लस होता है, और अलग अलग चिन्ह होते क्या होता है, माइनस होता है, इतना ध्यान रखना। तो अलग अलग चिन्ह थे इसलिए घटाया आपने, 9 में से 2 गया 7 बचा, लेकिन चिन्ह कौन सा लगा, बड़ी संख्या के सामने का। और यहाँ पे क्या हुआ, दोनों के साथ एक जैसे चिन्ह इसलिए जुड़ गए, 10 और 2 12, और चिन्ह कौन सा लगा, दोनों के साथ वाला। ठीक है, चलिए अब एक्स स्क्वायर वाला पद
और तो है नहीं, इधर से अपन इधर ले आते हैं, तो ये 6x² ऐसा कैसा और प्लस का 4x² इक्वल के इधर आएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ये 7x माइनस का 7x ऐसा कैसा और माइनस का 12x इधर आया, इक्वल के इधर लेके आया, क्या बन जाए, प्लस का 12x माइनस 3 ऐसा कैसा और माइनस का 5 प्लस का 5 इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा, -5। इधर क्या बचा, ये इन सभी पदों को अपन इक्वल के इधर ले आए, इसलिए इधर कुछ नहीं बचा, मतलब 0 बचा। अब ये भी x², ये भी x², दोनों एक जाति के, तो एक जाति के दिन में संबंध बनेगा, मतलब या तो प्लस होगा या फिर माइनस होगा। चूँकि यहाँ पर एक संख्या प्लस की एक माइनस की, तो माइनस हो जाए, क्या होगा, माइनस होगा। तो 6 में 4 गए तो 2x² ऐसा ऐसा। और जब भी आप घटाते चिन्ह कौन सा लगा, बड़ी संख्या के सामने, बड़ी संख्या 6 उसके साथ प्लस, इसलिए प्लस लगा, यानी कि ये बचेगा 2x²। अब ये भी x में लिखा, ये भी x, ये दोनों एक जाति के, इनमें संबंध बनेगा। अब क्या बनेगा, ये संख्या प्लस की और ये माइनस की, अलग अलग चिन्ह। जब भी अलग अलग चिन्ह होते हैं, विपरीत चिन्ह होते हैं, तो हम माइनस करते हैं, मतलब घटाते हैं। 12 में से 7 जाएगा तो 5 बचेगा। और जब भी हम घटाते हैं, जो संख्या बचेगी उसके साथ चिन्ह कौन सा लगेगा, बड़ी संख्या के सामने, बड़ी संख्या वाला के सामने प्लस है, इसलिए क्या लगेगा, प्लस का। तो 12 में 7 गए तो 5 है ना, प्लस का 5x, बड़ी संख्या प्लस की। ये दोनों एक जैसे चिन्ह है, तो एक जैसे चिन्ह क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, मतलब जुड़ जाएगी। 5 और 3 8, और चिन्ह कौन सा लगेगा, दोनों के साथ वाला, इक्वल में क्या चल रहा है, 0। तो देखिए यही अपना अंतिम आंसर है। ये सभी अलग अलग जाति के पद, ये घात 2 है, यहाँ पे घात 1 है, यहाँ पर x की घात 0 है, मतलब अब इनमें कोई भी संबंध नहीं बनेगा। तो ये कोई भी संबंध नहीं बनेगा, तो इसमें चर की अधिकतम घात 2 है, अर्थात ये क्या है, द्विघात समीकरण। तो है ना, इसने पूछा था क्या ये द्विघात समीकरण है, तो हाँ, अतः दिया गया जो समीकरण है ये क्या है, द्विघात समीकरण है। ये आपका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, त्रिभुजों की समरूपता को परिभाषित कीजिए। त्रिभुजों की समरूपता को परिभाषित कीजिए, ठीक है, अति महत्वपूर्ण है, याद कर लीजिएगा। त्रिभुजों की समरूपता, ऐसी 2 या 2 से अधिक आकृतियाँ, क्या याद रखना, आकृतियाँ, ऐसी 2 या 2 से अधिक आकृतियाँ, और कोष्टक में लिख दीजिएगा त्रिभुज, थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हो गई, सॉरी। ऐसी 2 या 2 से अधिक आकृतियाँ, और ब्रैकेट में लिख देना त्रिभुज, जिनका आकार समान हो परंतु आमाप समान हो, यह आवश्यक नहीं, क्या कहलाती, समरूप आकृतियाँ कहलाती। तथा आकृतियों के इस गुण को हम क्या कहते हैं, समरूपता कहते हैं। तथा आकृतियों के इस गुण को हम क्या कहेंगे, समरूपता, है ना, याद देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। ऐसी 2 या 2 से अधिक आकृतियाँ, या ब्रैकेट में लिख दो त्रिभुज, ऐसी 2 या 2 से अधिक आकृतियाँ जिनका आकार समान हो परंतु आमाप समान हो, यह आवश्यक नहीं, समरूप आकृतियाँ कहलाती। तथा आकृतियों के इस गुण को हम समरूपता कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 250 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है, यानी कि आपको कुछ नहीं करना, 250 के आपको टुकड़े करना, अभाज्य गुणनखंड करना है, ठीक है। तो अपन एलसीएम निकाल लेते हैं, 250 है, ठीक है, ये 250। अब इसको अपन क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या से भाग देंगे, तो चूंकि यहाँ पर लास्ट में 0 यानी सम संख्या भाग लग गया था, हम 2 से लगाते हैं। तो 250 में हम अगर 2 से भाग देंगे कितना आएगा, 125 आ जाए। फिर 125 में किससे लगा, 5 से लगा तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाए। और 25 में 5 से भाग लगाएं कितना आ जाएगा, 5 आएगा, है ना। और फिर इस 5 में हम 5 से भाग देंगे कितना आएगा, 1 आएगा। यानी कि 250 के अभाज्य गुणनखंड ये हो गए, क्या है, 2 5 5 और 5, तो इनको हम ऐसे लिख देते गुणित के रूप में, है ना। यानी कि 2 × 5 × 5 × 5, 2 और 5 3 बार है, तो 3 बार 5 लिख दे। सबको मल्टीप्लाई में लिखना, गुणित के रूप में लिखना है। तो ये क्या कहलाएंगे, अभाज्य गुणनखंड कहलाएंगे। और इन सबका अगर हम गुणा कर दे तो वापस कितना आ जाएगा, 250 आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, कोई है ना, कोई बड़ी बात नहीं है, कर सकते हैं आप। चलिए अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, बहुत ही अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ना। इस क्वेश्चन के एग्जाम में पूछे जाने के चांस 100% है। क्या है, HCF दिया है 9, 2 संख्या दी, कौन सी, 306 और 657। इन 2 संख्याओं का HCF यानी महत्तम समार्थक आपको 9 दिया, तब इन्हीं 2 संख्या 306 और 657 का आपको क्या ज्ञात करना है, LCM ज्ञात करना है, ठीक है। तो आपको एक सूत्र याद होना चाहिए, HCF गुणित LCM, है ना, मतलब महत्तम समार्थक गुणित लघुत्तम समापवर्त बराबर क्या, संख्याओं का गुणनफल, मतलब दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो आपको HCF कितना दिया था, 9, तो जहाँ HCF वहाँ पे आप 9 लिख दो, गुणित LCM आपको ज्ञात करना है, और संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल मतलब संख्याओं को गुणित में लिखना है। तो आपकी संख्या क्या है, 306 और 657, इनका गुणनफल, तो इनका आपने मल्टीप्लाई कर दिया, गुणा कर दिया। अब चूंकि 9 कहाँ है, इस एलसीएम के गुणित में कहाँ जाएगा, बराबर इधर जब आएगा कहाँ जाएगा, इधर जो लिखा उसके बटे में। तो यहाँ से 9 गुणित में था, कहाँ गया, इसके बटे में लिख दिया। और फिर 9 से 306 को हमने काट दिया, भाग लगा दिया, कितना आया, 34 आया,
है ना। 9 से 306 को डिवाइड कर दिया है, भाग लगा दिया, 34 आया है। और ये कितना बचा, जो 657 वो ऐसा का ऐसा। आपको डिवाइड करना तो आता ही होगा, है ना, काटपीट कर सकते हो आप, ठीक है। एलसीएम है ना, ये तो ऐसा ही चल रहा है। अब इन दोनों संख्याओं को हम गुना कर देते, कितना है 22,338, ठीक है। यानी कि 306 और 657 का एलसीएम लघुत्तम समांतर कितना है 22,338, ठीक है। चलिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आया है। बहुपद t² - 15 के शून्यक ज्ञात कीजिए। देखिए, शून्यक से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100% पूछे जाएंगे, है ना। बहुपद t² - 15 के शून्यक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर अपना जो बहुपद है वो t² - 15। अब यहाँ पर गौर से देखा जाए तो ये एक सूत्र बन रहा है, a² - b² इक्वल टू a + b इंटू a - b, है ना। क्या पहली संख्या का भी स्क्वायर होना चाहिए, दूसरी संख्या का भी स्क्वायर होना चाहिए, मतलब वर्ग होना चाहिए। तो यहाँ पे t का तो स्क्वायर है, लेकिन 15 का स्क्वायर नहीं। तो क्या ऐसी कोई संख्या है कि उसको हम स्क्वायर में लिख दें तो 15 आ जाए, है, मतलब वर्ग में लिख दें। तो आप जानते हैं 3 का वर्ग 9 होता है ना। 3 का वर्ग कितना होता है, अगर हम 3 का वर्ग करते हैं तो 9 आता है। और 4 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 16 आएगा। 15 आएगा क्या, नहीं आएगा। यानी कि 15 को हम वर्ग में नहीं लिख सकते। तो नहीं लिख सकते ना, ऐसी कोई भी संख्या जिसको आप स्क्वायर में नहीं लिख सकते हो, तो उसके ऊपर आप रूट लगा दो। क्या लगा दो, रूट, और उसका होल स्क्वायर कर दो, वर्ग कर दो। मन से किया है, आपको स्क्वायर चाहिए था, 15 के ऊपर स्क्वायर नहीं था, तो आपने मन से स्क्वायर लगाए, तो इसके ऊपर आप रूट भी लगा दीजिए। अब इसको अपन इससे कंपेयर करते हैं। यहाँ बन रहा है a² - b², तो a और b को एक बार प्लस में लिख दो, एक बार माइनस में। सूत्र बनता है a² - b² इक्वल टू a + b इंटू a - b। तो यहाँ पर देखिए सेम, यहाँ पर पहली संख्या का भी स्क्वायर है, दूसरी संख्या का भी स्क्वायर, बीच में माइनस है, सेम है ना। तो यानी कि इन दोनों को आप एक बार प्लस में लिख दो, t और √15 को, और एक बार माइनस में लिख दो। अब आपको शून्य ज्ञात करना है, तो शून्य को के लिए क्या करोगे, ये जो गुणनखंड है इसके इक्वल टू में मन से 0 ले लीजिए, ठीक है। ये ऐसा कैसा ही लिखा, बस मन से आपने 0 ले लिया, क्यों, आपको शून्य ज्ञात करना है, ठीक है। अब चूंकि दोनों गुणनखंड है और इक्वल में 0 थी, यानी कि एक बार इसके साथ 0 ले लीजिए, एक बार इसके साथ। ये लिखा आपने t + √15 इक्वल टू 0, और अगली बार लिखा आपने t - √15 इक्वल टू 0। अब इसको आप उधर ले जाइए, आपको t का मान निकालना है। तो आप जब भी आप किस संख्या को बराबर के इधर से उधर ले जाते हैं, या बराबर के इधर से उधर ले जाते हैं, या उधर से इधर लाते हैं, तो चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। तो ये प्लस का √15 उधर जाए, क्या हो जाएगा, माइनस का √15। इसी प्रकार यहाँ से भी t की वैल्यू निकालते हैं, तो माइनस का √15 इक्वल के उधर जाएगा, बराबर उधर जाए, क्या हो जाएगा, प्लस का √15, ठीक है। तो यानी कि जो t के मान है, ये क्या है, इस बहुपद के शून्यक है, ठीक है। उम्मीद है दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि आपके मित्रों का, आपके दोस्तों का भी फ़ायदा हो सके। 100% इस वीडियो से त्रैमासिक परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। 100% मुझे पूर्ण विश्वास है कि इससे क्वेश्चन बैठेंगे ही बैठेंगे, हैं। अतः आप इसकी तैयारी अच्छे से कर लीजिएगा, और अपने साथियों को भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि उनका भी फ़ायदा हो जाए। थैंक यू। जय श्री कृष्णा दोस्तों।